नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बजट में एमपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है। बजट में बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिकीकरण होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरे क्षेत्र में पेयजल का संकट भी खत्म होगा। जानकारों की माने तो यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के विकास की नई इबारत लिखने में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजना को गति मिलेगी और बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि आएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का काम अब जल्द धरातल पर आने के आसार बढ़ गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी और अब बजट में भी इस प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश के चाहे छतरपुर की बात हो, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी जिलों में पानी मिलेगा। और यूपी की यदि बात करें जो इससे जुड़ा हुआ है, तो यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में हमेशा जो सूखे की बात होती थी, तो कम से कम वो जो क्षेत्र है वो तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में करीब 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। तो ये परियोजना 62 लाख लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराएगी। परियोजना बड़ी है, काम बड़ा है, उसके लिए यदि 1400 करोड़ रुपए आए हैं तो ये स्वागत योग्य हो सकता है। लेकिन आप इसका इंप्लीमेंट करके इसको कब पहुंचा देंगे, इसकी कब शुरुआत कर देंगे सही तरीके से, जितनी हम बातें कर रहे हैं यहां पर कि ये सौगात मिलेगी, ये कब मिलने लगेगी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुझे जो लगता है चर्चा का विषय बनेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। बजट में बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है। बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, नहीं छोड़ दो। तो देखिए, अब बजट में एमपी बजट तो आ गया है और जितनी सारी चीजें कही गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात की गई है, ठीक है।
लेकिन आज कुछ दिन भर की चर्चाओं में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे कि सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई यदि बात करें तो उनको क्या मिला है, और महिलाओं की बात करें, गृहिणियों की बात करें, महंगाई से संबंधित बात करें, टैक्स की बात करें, तो उन सब में कोई छूट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता ये उम्मीद करती है। देखिए, आप बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े प्रावधान लाते हैं, करोड़ों की राशि स्वीकृत करते हैं, फायदा देने की बात करते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव हो सकता है, लेकिन जनता से जुड़ी हुई चीजों पर उनको क्या मिल रहा है वो बस उतना ही समझ पाते हैं। उनको बहुत बड़ी राशि से, बहुत बड़ी परियोजनाओं से, बहुत बड़ी प्रावधानों उससे उनको मतलब नहीं होता है। देखिए, ये बात मैं इसलिए भी बोल रही हूं क्योंकि बात वही है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, घर की छोटी छोटी जरूरत की जो चीजें हैं उनमें यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ है वो उनको समझ में आता है। बाकी आप कुछ भी करिए, एक अर्थव्यवस्था पे आप बात करेंगे तो अच्छी बात है, देश के लिए होना चाहिए यदि ग्रोथ होती है, पर आम जनता उतना नहीं समझ पाती है बजट में, जब बजट आता है तो। खैर, फिर भी कैसा रहा विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। रघुनाथ मालवीय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। शहरयार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इकोनॉमिस्ट हैं अंशुल अग्रवाल। अंशुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अंशुल जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स भी हैं और आज बजट आया है, इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, बजट को मैं दो एस्पेक्ट में डिवाइड करता हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस करूँगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं करूँगा, वो मेरे इसलिए मेरे दो साथी लोग जुड़े हुए हैं। तो पार्ट ए में जो घोषणाएं करी गई हैं, जो पार्ट ए में जो बजट एलोकेशन करा गया है, आपने राखी जी शुरुआत में बोला था कि इम्प्लीमेंटेशन, तो दैट इज़ द मेजर पार्ट। पार्ट ए में मैं ये मानूंगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो इम्प्लीमेंटेशन, जो एलोकेशन, जो फंड एलोकेशन करे गए हैं, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं मानूंगा कि ये जो बजट है ये बहुत अच्छा बजट है। द रीज़न बीइंग कि पहले भी लास्ट हम 3 बजट देख चुके हैं, ये चौथा बजट है। तो उन 3 बजट में जो घोषणाएं करी गई थी, ये जो बजट एलोकेशन के बारे में बात करी गई थी, वो बजट एलोकेशन या एमएसएमई डिवीज़न के लिए जो राहत वाली बात करी गई थी, या आपको याद होगा सीजीटी एसएमई एक डिवीज़न था जहां पर बोला गया था कि 2 करोड़ तक का जो लोन है वो कोलेटरल फ्री दिया जाएगा। तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हम इसको ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं तो ऐसे हार्डली फिंगर टिप्स पे गिनने वाले लोन्स होंगे जो शायद कोलेटरल फ्री एलोकेट करे गए होंगे। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पार्ट ए में जितनी भी योजनाएं गई, मैं फंड्स एलोकेशन के क्वांटम पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि साहब 6,000 करोड़ जो है वो एमएसएमई के लिए है, या इतना एग्रीकल्चर के लिए है, इतना स्वास्थ्य के लिए है। हम क्वांटम पे नहीं जाएंगे, हम ये बात करेंगे कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो जाए, जितने भी वादे और एलोकेशन करे गए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बजट सो फार पार्ट ए इज़ कंसर्न। जहाँ तक पार्ट बी की बात है तो आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पार्ट बी जो है वो टैक्सेशन है। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो चीज़ें हैं। कुछ राहत और कुछ मिला जुला जो असर है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर करा गया था। इनडायरेक्ट टैक्स में आज की डेट में बजट में कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के थ्रू डिसीजन टाइम पे लिए जाते रहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे, पर हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस में हम कम से कम कुछ टैक्स क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। जहाँ पर एम्बिग्यूटीज़ हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूज़न वाली हैं, वहाँ पर हम कुछ सेक्शंस में क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशंस ने प्रेजेंटेशन में दिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिल पाया। मध्यम वर्ग और सैलरी के लिए टैक्सेशन वर्ग में कुछ भी नहीं है। सो टैक्सेशन पार्ट से मैं निराश हूँ। हाँ, पर अगर जो बजट एलोकेशन है पार्ट ए में, वो अगेन फिर से बोलूँगा प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दिस इज़ अ गुड बजट। बिल्कुल ठीक है। रघुनाथ जी, मुझे लगता है बजट आया और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, बहुत अच्छा करने की बात है, किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी हुई कोई चीज़ें नहीं दिखी हैं। दूसरी चीज़, मैं एमपी पर आऊँ तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए जो 1400 करोड़ आए हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को पानी मिलेगा। यूपी एमपी की बॉर्डर है, जो वहाँ के जो ज़िले हैं, शहर हैं, उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वही बात है कि इम्प्लीमेंट भी इसका करा पाए सरकार, तब कहीं मानेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी ने ये चौथा बजट पेश किया है। इसमें किसानों के लिए और बुंदेलखंड की जनता के लिए उन्होंने बहुत बड़ी स्वागत, उनको सम्मान दिया है, और वहाँ की दशा और दिशा बदलने का काम
हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। और केनवा बेतवा लिंक जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत सराहनीय है। इसमें 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा सिंचाई उससे उपलब्ध होगी और औद्योगिकीकरण होने के कारण रोजगार के अवसर भी वहां पर प्राप्त होंगे। पूरे क्षेत्र में पेयजल संकट का भी खत्म होगा। जानकारों की माने तो ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के विकास के लिए नई इबारत लिखने में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे किसान भाइयों को भी इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि इस परियोजना को गति मिलेगी और बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि आएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। इस पे हम जल्दी धरातल पर आने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे हमारे किसान भाइयों को और भी मजबूती मिलेगी। मैं तो इस बजट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, शहरयार जी, क्या लगता है बजट को क्या माने? और आज बहुत चर्चाएं रही हैं। मैं दो सवाल को जोड़ूंगी। एक तो किसानों वाला मुद्दा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ इलेक्शन है इसलिए किसानों के लिए इतनी बातें की गई हैं। और दूसरा, वाकई में यदि केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, जो राशि आई है, तो इससे वाकई में यदि हम अभी देखें तो लगता है कि बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप किस तरह से लेते हैं इस बजट को? देखिए, मेरे भाजपा के मित्र ने जो अपना लिखा हुआ एक बयान पढ़ा है, निश्चित ही वो उनको जो भी लिख के दिया गया है वो पढ़ा है, लेकिन शायद उन्होंने आज ये बजट देखा नहीं देखा, कितने का पूरा बजट है ये उनको मालूम है कि नहीं, इसका जवाब मैं चाहूंगा। और किसानों की बात करें तो किसानों को राखी जी इस बजट में वैसे ही निराशा लगी है जैसे कि पिछले 4 बजट, जो चौथा है ये निर्मला जी का, और उससे पहले जो मोदी सरकार ने 5 बजट पेश करे हैं। देश के किसान अन्नदाता जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर पे था तो यही अन्नदाता के कंधे पे रखकर इस देश को इस मंदी की मार से भी बचाने का काम करा था, तो वो किसानों ने करा था। लेकिन मेरे को दूसरी तरफ ये देख के भी अफसोस हो रहा है कि ये वही भाजपा सरकार का बजट है जो किसानों को खुलेआम जीभ से रोनने का काम करते हैं। और मोदी जी की कैबिनेट में आज भी वो मंत्री जिसके पुत्र ने ये क्रियाक्रम करा है वो शामिल है। तो किसानों के लिए इनके दिल में कितना दर्द है वो किसी से छुपा नहीं है। हम बात करें सब्सिडी की तो नरेगा के पैसे की बात करें तो उसको भी कम करने का काम करा। जब हम बात करें फूड सब्सिडी की, उसको भी कम करने का काम करा। हम ओवरऑल सब्सिडी की बात करें तो उसको भी कम करने का काम करा। किसानों को पहली बार 73 साल में पहली बार ये सरकार, मोदी सरकार ऐसी रही है। ये बोलते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा, बिल्कुल कांग्रेस ने जो करा उसी की फसल आप आज तक काट रहे हैं। और मोदी सरकार ने इन 8 साल में क्या करा कि विश्व में ये देश जो अन्नदाता की ऊपर टिका हुआ है, यहाँ की अर्थव्यवस्था 70% कृषि प्रधान देश है और वहां पर जीएसटी का 18% भी इस किसान से वसूलने का काम किसी ने करा है तो मोदी सरकार ने करा है। मैं अपने मित्र से जानना चाहता हूं कि जो बेतवा केन प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं 1400 करोड़ की, क्या 2007 में मनमोहन सरकार के यूपीए के वो 7266 करोड़ के पैकेज को भूल गए? यही शिवराज सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थे, उसका पैसे का क्या हुआ? जब वो 7266 करोड़ में आपने बुंदेलखंड को बदलने का काम नहीं कर पाए तो ये 1400 करोड़ में शिवराज जी धन्यवाद और ट्वीट इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर से कुछ पैसा आएगा और उसमें मैं बंटरबार करूंगा किसानों के नाम पे, बुंदेलखंड के नाम पे। वो बुंदेलखंड पैकेज का क्या हश्र हुआ है उसका अभी तक ये जवाब नहीं दे पा रहा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। राकेश जी, ये वही लोग हैं जो किसान पुत्र की दुहाई देते हैं और किसानों को ठगने का, लूटने का, उनके सीने पे गोली चलाने का काम करते हैं। मेरे मित्र बताएं, वो 60 लाख नौकरी का जो वादा करा गया है वो 25 साल जो आज बच्चा पैदा हुआ होगा ना
आज 1 फरवरी को वो बच्चा जब जवान होकर अपने एजुकेशन पूरी करके आएगा नौकरी के लिए, तो तब शायद उसको वो नौकरी मिल पाए। लेकिन ढाक के 3 पात हैं, मोदी जी के पांव पालने में ही दिख गए हैं। उन्होंने 8 साल से जो देश को गर्त में ले जाने का काम करा है, ये बजट उस पे जख्म पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आपने न कृषि की बात करी, आपने करी व्यापारियों की बात। वो 2-4 की जो सरकार चल रही है ना, जो सरकार उद्योगपतियों के ब्याज को माफ करने का काम करती है। मैं आपके बीच नहीं बोला था मेरे मित्र, सुन लेने का वादा रखें। ये आपके ये सभा नहीं चल रही, ये डिबेट चल रही है। मैं अपनी बात रख लूंगा, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देना आप सिलसिलेवार जो मैं आपसे कर रहा हूं। ये सरकार वो निर्दयी सरकार है जो किसानों के नाम पर सरकार बनाती है, लेकिन किसानों को ठगने का। 750 किसान देश के मुआयने पे 1 साल बैठे रहे, मोदी जी ने आज तक उनका सुध नहीं ली, उनके परिवारों से जाके नहीं मिले कि वो अकाल मृत्यु के गर्त में मेरी गलत नीतियों के कारण चले गए, काले बिल के कारण चले गए, और इसका उनको परिणाम मिलेगा, जवाब मिलेगा, पूरा मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा। 5 राज्यों से आपकी विदाई तय है। इसलिए आपने इस बजट में न किसानों का ध्यान रखा, न आम जनता का ध्यान रखा। आपने ध्यान रखा तो उन व्यापारियों का रखा, उन हीरो व्यापारियों का रखा जो कि अरे भैया, जब पेट में खाना नहीं होगा, दाना नहीं होगा, तो हीरे कहाँ पहनेगा देश का बंदा? आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपने ना मध्यम वर्ग का ध्यान रखा। अभी राखी जी, आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आज से 35 दिन बाद जब 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा देश में, तो ये मोदी सरकार महंगाई की मार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की मार किसान पे, आम जनता पे करने की तरफ बढ़ेगी। हम बात कर रहे हैं इस बजट पे, तो सरकार ने दिया क्या है आम जनता को? कुछ नहीं दिया। वही आंकड़ों की बाजीगरी है, वही आंकड़ों की कलाकारी है। सिर्फ और सिर्फ दिया है तो वो कॉर्पोरेट बजट दिया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स 18% था उसको घटा के 15% कर दिया है। तो ये सरकार का बजट है। अब मेरे मित्र बता दें कि ये बजट टोटल इसका साइज क्या है, बजट में किसानों को क्या दिया है, बजट में किसानों की सब्सिडी क्यों छीनी है, इस पर जवाब दे दें। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब रघुनाथ जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अंशुल जी से मैं पूछूंगी। अंशुल जी, एक बात है, इस पूरे बजट को यदि हम ध्यान से देखें, और मैंने पहले भी कहा था कि चाहे आप परसेंटेज वाइज जाइए या आप करोड़ों की राशि लेकर आइए, सीधे सीधे जनता को कहाँ फायदा मिल रहा है, या आप करने का सोच रहे हैं, अर्थव्यवस्था को अच्छा करने का सोच रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि लोग उसको इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें होती हैं कि उनको सीधे क्या मिला। जैसे अभी शहरयार जी कह रहे हैं कि आज से ठीक 35 दिन बाद आप देख लीजिएगा, फिर से वही चीजें आएंगी जो जनता को सीधे इफेक्ट करेंगी, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, महंगाई की बात हो, जिससे आम जनता को सीधे फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बड़ी योजनाएं हैं या जो बड़े प्रावधान, बड़ी बड़ी राशियां जो विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए स्वीकृत की गई है, उनका कोई लेना देना नहीं होगा, उनसे फायदा, देश के इकोनॉमिक्स में फायदा हो सकता है, लेकिन जनता से जुड़ी हुई चीजों में ऐसा कुछ दिखा नहीं। राकेश जी, इस पर मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं इसको एक पॉइंट से कोरिलेट करूँगा। मेरा बेटा है 6 साल का, तो जब भी मैं घर आने वाला रहता हूँ उसका फ़ोन आ जाता है और वो बोलता है कि पापा ये चीज़ें लेके आनी है, एक लिस्ट देता है वो। तो किसी दिन जब मैं वो सामान लेके घर पे पहुँच जाता हूँ तो पापा अच्छे हैं, और जिस दिन पापा वो सामान लेके नहीं गए, पापा गंदे हैं। तो बिल्कुल वही एक्सपेक्टेशन होता है हमारा कॉमन मैन का फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, कि हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस करे हुए थे, वो एक्सपेक्टेशंस अगर हमारे फुलफिल हो जाते हैं तो बजट बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाते तो एट द सेम टाइम वो बजट गंदा हो जाता है। दुनिया में सबसे आसान काम होता है राखी जी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। जब हम इस बजट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो बजट प्रिपरेशन में अगर हम 1000 या 2000 रुपये का भी हम बेनिफिट पास ऑन करते हैं तो इट क्यूमुलेट टू ए बिग नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई इलेक्शन भी पास है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो निर्मला सीतारमण जी का मैं काफ़ी इसको बोल्ड डिसीजन बोलूँगा कि उन्होंने टैक्स में बेनिफिट नहीं दिया, क्योंकि अगर वो शायद टैक्स में बेनिफिट दे देती तो जो अभी अपकमिंग इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन है, उसके अंदर गवर्नमेंट को और ज़्यादा फायदा हो सकता था, जो कि एक लॉलीपॉप साबित होता। पर एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो दिस इज़ अ बोल्ड डिसीजन कि उन्होंने डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं पहुँचाया। सैलरी क्लास पर्सन को लुभाने की कोशिश नहीं करी, मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश नहीं करी, तो ये गलत भी लग रहा है और एट द सेम टाइम एक बहुत बोल्ड डिसीजन भी लग रहा है, एक चैलेंजिंग पार्ट भी लग रहा है, बिकॉज इकोनॉमी वैसे ही काफ़ी सफ़र कर रही थी आफ्टर कोविड। बट एट द सेम टाइम
अगर मैं बात करूं कि ये जो एलोकेशंस है, मैं वापस से उसी पॉइंट पे आऊंगा। टैक्सेशन में डेफिनेटली कुछ भी नहीं है कॉमन पर्सन के लिए, सैलरी क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। जो बजट एलोकेशन है, जो भी क्वांटम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर वो क्वांटम्स के हिसाब से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जाता है तो मोर और लेस इन 2 इयर्स के अंदर ही हमें ये इम्पैक्ट दिखने लगेगा कि यार एमएसएमई डिवीजन जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, या इकोनॉमी में कोई फंड्स पंप होकर आया जिसका जो फायदा है वो सीधे सीधे रोजगार में मिलने लगा। तो अगर ये जितनी घोषणाएं करी गई हैं, अगर बाई चांस मुझे 3 साल में, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मुझे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नजर नहीं आया, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। क्वांटम यहाँ पे ज्यादा या कम मैं बात ही नहीं कर रहा। 2.37 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर में पंपिंग करी गई है, 6,000 करोड़ की जो है वो एमएसएमई में पंपिंग करी गई है। जहाँ पे जितना भी पंप करा गया है, मैं बिल्कुल उस फिगर्स पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। बस अगेन एक ही बात बोलूंगा कि अगर ये पंपिंग जितनी एमएसएमई डिवीजन में करी गई है, जितनी इंडस्ट्रियल डिवीजन में करी गई है, जितनी एग्रीकल्चर डिवीजन में करी गई है, इफ इट इज प्रॉपरली डन एंड इफ इट इज डन एट टाइम, तो इसका फायदा जो है वो सूनर और लेटर कॉमन मैन को मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये जो फंड्स जब पंप होंगे तो बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक निजात मिलेगा हमें। सो व्हाट आई फील अबाउट दिस बजट। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जितनी भी चीजें आप लाए हैं, जितनी भी करोड़ों की राशि आप ला रहे हैं, जिस भी सेक्टर में दे रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे? आप इंप्लीमेंट कराएंगे तो ही फायदा है, नहीं तो फिर नहीं होता ना। क्योंकि देखिए, एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि 1400 करोड़ आए हैं, या अलग अलग चीजों के लिए जो आपने करोड़ों की राशि दी है, उसको आप एक एक चीज को वो आपसे जाके पूछेगा। लेकिन आप जब उसका प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका फायदा उसको दिखेगा। तो मुझे लगता है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द बॉक्स 2 चीज मैं और बोलना चाहूंगा जो मुझे बड़ी अच्छी लगी फंड्स एलोकेशन के अलावा। इस बजट की जो एप्रिसिएशन वाली चीजें थी, नेगेटिविटी तो सबको बताई दी है हमने। जो 200 चैनल्स, ई चैनल्स की बात कही गई है ई शिक्षा के थ्रू, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इस समय एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत हैवीली सफर कर रहा है। जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो उतने प्रॉपर स्किल्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से। तो अगर हम इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाएं, सो दैट इज अ वेरी बिग माइलस्टोन इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, और उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, जो 5 किलोमीटर के एरिया में जो गंगा के आसपास ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाता है तो दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। तो समथिंग इट इज वेरी आउट ऑफ बॉक्स एंड आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर दीज स्टेप्स। सही है, लेकिन अंत में बात वही है कि जो कह रहे हैं Implementation हो जाए। उसको कर दें आप, Implementation तो हो फिर जाए। बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ठीक है रघुनाथ जी, बहुत सारे सवाल शहरयार जी के भी थे, अपनी बात रखिएगा। माननीय खान साहब ने बहुत सारी चीजें ऐसी कही है कि भैया आपने 55-60 साल तक आपकी सरकार रही, आपकी सरकार में एक भी उपलब्धि ऐसी बता दीजिए जो किसानों के हित में हो। अरे ना पानी, सड़क, बिजली कोई आपके शासन में नहीं था। और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब को मनमोहन सिंह हम यहाँ उपज नहीं बढ़ाते मध्य प्रदेश में, तो मनमोहन सिंह जी इनको अवार्ड किस बात का देते? और आप, हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो जनता के हित में काम करती है, जनता के लिए सारा काम करती है, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। और ये ऐसे बड़े बड़े फैसले हमारी सरकार ने किया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि हम कुछ नहीं किया। और इसके बाद ये 1400 करोड़ रुपए की राशि जो है, फायदा होगा। आप लिख लीजिए, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी जिलों में पानी मिलेगा। और यूपी के भी हमारे 3 जिलों में यूपी को मिलेगा, बांदा को मिलेगा, महोबा को मिलेगा, झांसी को मिलेगा, ललितपुर जिले को मिलेगा। और ये 12मासी चीज है, इसमें 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और लोगों को पेयजल की उपलब्धता कराई जाएगी। और ये भी संकेत है कि बुंदेलखंड में एमपी और यूपी के 12 जिलों को पानी देने वाली है। और 15 साल से अटकी के केंद्र बेतवा जो लिंक परियोजना अब जल्दी धरातल पहुंचेगी। और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये दोनों ही इस जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। हमारे अन्नदाता, जब ये परियोजना आपके बीच मध्य प्रदेश में आई है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर मध्य प्रदेश की योजना हमारे यहाँ परियोजना आई है 1400 करोड़, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत बड़े हमारे मध्य प्रदेश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें बड़ी सौगात दी है। और इससे हमारे मध्य प्रदेश को बहुत फायदा मिलेगा, किसान भाइयों को फायदा मिलेगा।
रोजगार के अवसर खुलेंगे, और रोजगार अवसर खुलेंगे तो हमारे बेरोजगारों को भी इससे फायदा मिलेगा, हमारे क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा, और रघुनाथ इससे जी, हमारे रघुनाथ जी, और एक छोटा क्षेत्रों सा का भी सवाल है विकास मेरा। होगा। रघुनाथ जी, एक छोटा सा सवाल है। देखिए, ये बात तो हम सबको पता है कि एक लंबा समय हुआ कि ये जो परियोजना थी ये अटकी हुई थी। अंततः इस पे निर्णय हुआ, कैबिनेट में मंजूरी मिली और अब इसको 1400 करोड़ की राशि भी मिल गई। तो जब परियोजना ही 15 साल के लिए अटक गई थी और इतने समय बाद इसको वापस से काम में लाए हैं, तो इसके थ्रू जो काम होना है, जो 1400 करोड़ रुपए की राशि इस पर जो खर्च की जाएगी, तमाम चीजें होंगी, लोगों को पानी मिलेगा, अलग अलग शहरों तक, जिलों तक जो पानी पहुंचेगा, वो भी ना अटक जाए एक लंबे समय तक। तो इसको इम्प्लीमेंट कब और कितने समय में करा पाएंगे? राखी जी, हाँ, शहरयार जी। आपके सवाल में ये हमारे रघुनाथ जी, एक मिनट, शहरयार जी कुछ कह रहे हैं, मैं उनका सवाल ले लूं। कोई भी इसमें जल्दी से जल्दी धरातल पर उतर कर ये 15 साल से नहीं योजना अटकी हुई थी। 2007 में मनमोहन सरकार ने 7266 करोड़ बुंदेलखंड पैकेज में शिवराज सरकार के टाइम पे ही दिए थे। 3 साल में वो पैकेज की राशि को खर्च कर रघुनाथ जी, एक मिनट। बुंदेलखंड में सिंचाई का रकबा बढ़ाना था, बुंदेलखंड में विकास की बाट जोड़नी थी, बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर पैदा करने थे, लेकिन उस पैकेज को, बुंदेलखंड पैकेज को इन लोगों ने गलत नीति के कारण बंटर बाट कर दिया, जिसकी वजह से ये योजना लटकी हुई थी। जब 7266 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कुछ हासिल नहीं करा, तो ये 1400 करोड़ का जो मिलना है कि नहीं मिलना, अंशुल जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बोला कि ये लोकेशन होगा, उम्मीद है, लेकिन जैसा कि सरकार के बजटों में है कि आगे पास पीछे सपाट। हमारे किसान भाइयों को पानी की व्यवस्था नहीं करते तो आप अवार्ड कहाँ से देते? जो आप लोगों ने किया कुछ नहीं मध्य प्रदेश के लिए, ना देश के लिए कुछ किया है, कभी करने का प्रयास ही नहीं किया। अभी 15 महीने में आपकी सरकार, और आपने हमारे किसान मजदूर भाइयों का, गरीब लोगों का 1 लाख आपने पैसे जमा नहीं करवाए, 60% भाषण ना दें, 60% रुपए जमा नहीं करवाए, और 1 लाख रुपए बात करें, वापिस चले। ये इतना बड़ा महान पाप क्या है? ठीक है, चलिए, समय की सीमा है, समय की सीमा है। वैसे तो ये चर्चा ऐसी थी कि और समय की जरूरत है, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक पूरी चर्चा में, पूरे बजट में एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण था कि जितनी चीजें आपने दी हैं, जितनी चीजें आपने बताई हैं, उसका सही समय पर इम्प्लीमेंटेशन करिए, उस काम को पूरा करवाइए, उसका फायदा लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, तब तो माना जाएगा कि बजट बहुत अच्छा है। कहने से नहीं होगा। और यहीं पर एक कड़ी देखिए, झगड़ा हो गया इन लोगों का इसी बात पे, केन बेतवा लिंक परियोजना जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात थी, तो अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।